दोस्तों नमस्कार। जिस राज्य में आज से 16 बरस पहले नरेंद्र मोदी का डिनर कैंसिल कर दिया गया, जिस राज्य के बाढ़ राहत का चेक जिस राज्य ने लौटा दिया, उसके बाद उस राज्य में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा हो, वो भी संघ की पृष्ठभूमि का न हो, और उससे भी बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में अब तक की सूचना के मुताबिक शामिल नहीं हो रहे हो, तो आखिर बिहार में सत्ता के रूप में बीजेपी को फूलों की सेज मिल रही है या कांटों का ताज मिल रहा है? ये सवाल अब ज्यादा बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अंततः नीतीश कुमार अपनी जिद मनवाने में भारतीय जनता पार्टी से कामयाब हो गए और सम्राट चौधरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री कल 11 बजे शपथ लेने जा रहा है। सवाल यह है कि सम्राट चौधरी के सहारे भाजपा ने सत्ता हासिल की है या सत्ता के रूप में एक ऐसी विकट परिस्थिति में एक बेहद ही संक्रमण काल से गुजर रही भारतीय जनता पार्टी ने अपने संक्रमण को और ज्यादा बढ़ा लिया है। इस बात में कोई शक नहीं कि बिहार के अंदर सम्राट चौधरी से ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाला नेता बीजेपी के पास नहीं था। केंद्र से राज्य तक बिहार भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं था जो सम्राट चौधरी से पहले सत्ता में आया हो। 27 बरस पहले 1999 में सम्राट चौधरी राबड़ी देवी सरकार के में मंत्री के तौर पर सत्ता का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। जीतन राम मांझी से लेकर नीतीश कुमार की सरकार में रहे, राजद से लेकर जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी तक एक लंबा सफर सम्राट चौधरी ने तय किया। लेकिन इस सत्ता के साथ आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कहीं ना कहीं गले की हड्डी बन सकती है? सम्राट चौधरी की प्रशासनिक क्षमता पर हम सवाल नहीं उठा रहे। निश्चित तौर पर भाजपा के अंदर सम्राट चौधरी एक काबिल प्रशासक के तौर पर देखे जाते हैं। उनकी छवि भी एक कड़क मिजाज नेता की रही है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रोक्रेसी के नजरिए से देखती है, लोकतंत्र को चुनाव तंत्र के नजरिए से देखने की प्रवृत्ति का विकास करती रही है, उस परिस्थिति में जैसे हालात में नीतीश कुमार को सत्ता से हटने पर मजबूर किया गया और फिर उसके कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव सामने आने वाला हो, तो बिहार से कहीं ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की चिंता बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी चिंता सामने आ जाती है। बिहार से दोगुनी लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ के बिना दिल्ली की सत्ता तय नहीं होनी है। लखनऊ के बिना जब दिल्ली की सत्ता तय नहीं होनी है, तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अखिलेश यादव के खुश होने की परिस्थितियां कैसे है, इसकी चर्चा के पहले नीतीश कुमार ने आज जो सोशल मीडिया पोस्ट डाला है, अपने इस्तीफे के तत्काल बाद जो सोशल मीडिया पोस्ट डाला है, उस पोस्ट के पहले पैराग्राफ की ये लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा बैगेज नीतीश कुमार ने इस पोस्ट की इन लाइनों के, इन पंक्तियों के जरिए डाल दिया है। क्या लिखा है नीतीश कुमार ने, आप जरा देखिए इन पंक्तियों को। अपने 20 साल के कार्यकाल को याद करते हुए नीतीश कुमार ने लिखा है कि इस दरमियान सभी वर्गों के विकास का काम किया गया, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, ध्यान दीजिए, हिंदू हो मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग जिक्र करते हुए बिहार के अंदर की सामाजिक परिस्थितियों में भाजपा के चुनावी हिंदुत्व को जिस प्रकार से ठेंगा दिखाया है नीतीश कुमार ने, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि बिहार के अंदर सम्राट चौधरी के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी है। कई सारी चुनौतियां सम्राट चौधरी के सामने इसलिए भी खड़ी हैं क्योंकि सम्राट चौधरी त्रिवेणी संघ कहे जाने वाले 3 बिरादरियों के तकरीबन 100 साल पुराने संगठन, जो अब अस्तित्व में तो नहीं है लेकिन अभी भी राजनीतिक तौर पर उस काफी प्रासंगिक हो चला है, उस संगठन के एकमात्र जाति जिसे बिहार में सत्ता सुख सिर्फ 5 दिनों के लिए मिला था, उस बिरादरी यानी कुशवाहा बिरादरी से आने वाले सम्राट चौधरी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि मंडल और कमंडल की सियासत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को एक बल मिलता हुआ तो जरूर नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई वो बल मिल पाएगा, खासकर तब
जब भाजपा के पास सत्ता जाने के पहले नीतीश कुमार ने दलित को महादलित में, पिछड़ा को अति पिछड़ा के साथ, और उसके बाद भी जाति जनगणना के बाद की परिस्थितियों में एक अलग तरह की राजनीति में बिहार को ले जाने का काम जब नीतीश कुमार ने किया, यानी एक तरफ विकास तो दूसरी तरफ सामाजिक समीकरणों की राजनीति को और ज्यादा मजबूती से बिहार के गांव गांव तक उतार देने की जो कोशिश नीतीश कुमार ने की, सवाल यही है कि क्या उसके सहारे अब भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान होंगी? सम्राट चौधरी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी बनता, किसी दूसरे सामाजिक समीकरण का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बनता, तो भाजपा के सामने वही चुनौतियां होती जो सम्राट चौधरी के सामने है। लेकिन सम्राट चौधरी की चुनौती दो स्तरों पर है। पहली ये कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची, उस लकीर में नीतीश कुमार चाहे कोई सहमत हो या असहमत हो, अंततः स्वीकार कर लिए जाने वाले चेहरे के तौर पर देखे गए, और कोई एंटी इनकम्बेंसी के सहारे नहीं, बल्कि बिहार में एक सहानुभूति और भावनात्मक परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर विवश हुए हैं। उस हालात के बीच सम्राट चौधरी के लिए और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां और विकट होनी स्वाभाविक हो जाती है। कमोबेश इस स्थिति की तुलना 1999 में कल्याण सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश की सत्ता छोड़े जाने की परिस्थितियों से कर सकते हैं। कल्याण सिंह सत्ता छोड़े थे, सत्ता छोड़ने के 2-3 दिन बाद ही वो बगावती हो गए थे। लेकिन बिहार के अंदर राजनीतिक जागरूकता इतनी ज्यादा है कि नेता को बगावत करने की जरूरत नहीं है। यहां बगावत के मूड में जनता खुद ब खुद चली जाती है। तभी गरीबों के नेता कहे जाने वाले, लाठी रैली के सहारे अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने वाले, गरीब रैली के सहारे अपने जनाधार को अभिव्यक्त करने वाले लालू यादव से जब पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग ने मोटे तौर पर 2005 आते आते गरीबों ने मुख मोड़ लिया, तो तय हो चला था कि जनता अब अपने नए नायक की तरफ देख रही है। लेकिन नीतीश कुमार का नायकत्व तो अभी खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का नायकत्व खत्म हुआ होता तो 80% बहुमत के साथ वो पिछले चुनाव में नहीं जीतते। बिहार विधानसभा की 243 में से लगभग 80% सीटें नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए ने जीती थी। आज की स्थिति में नीतीश कुमार अब चंद घंटों के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, कल से वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। सवाल यह है कि बिहार का चुनाव, जो अभी लोकसभा का चुनाव होगा, वो 3 साल दूर है, जो विधानसभा का चुनाव होगा वो तकरीबन 4.25 साल दूर है। फिर बिहार के अंदर की सामाजिक परिस्थितियों की बात तो 2029 और 30 में होगी, लेकिन सम्राट चौधरी जिस बिरादरी से आते हैं, जिस सामाजिक समूह से आते हैं, उस बिरादरी, उस सामाजिक समूह के साथ जिस प्रकार से बिहार के अंदर सामाजिक परिस्थिति राजनीतिक परिस्थितियों में बदली, उसमें दक्षिण पश्चिम बिहार में बीजेपी के कोर वोटर की उदासीनता के कारण भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। अब सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी को बनाए जाने के बाद अखिलेश यादव को क्यों खुश होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में एक लकीर खींची जा चुकी है, और उस लकीर के खींचे जाने की चर्चा के पहले इस तथ्य को दिमाग में रखना होगा कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 71 लोकसभा सीटें मिली थी। सिर्फ बीजेपी को, अलायंस को नहीं, ओनली बीजेपी को 80 में 71 लोकसभा सीटें मिली थी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो नंबर घटकर 62 पर आया 5 साल बाद ही, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में ही हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 71 से घट के 33 पर आ जाना पड़ा। ओनली 33 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, और सपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपने पीडीए और संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने इतनी मजबूत सामाजिक समीकरणों की इमारत खड़ी कर ली जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व पर भारी पड़ गया। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव को यदि हम दिमाग में रखें तो कई सारी चीजें साफ हो जाती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, योगी आदित्यनाथ अगड़े वर्ग से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त जनता को एक मिक्स सिग्नल दिया जा रहा था। एक तरफ राजपूतों के इलाके में योगी है उपयोगी, दूसरी तरफ पिछड़ों के इलाके में केशव प्रसाद मौर्य का भी जिक्र हो रहा था, उनको भी बड़ा आदमी बनाने की बातें हो रही थी। लेकिन क्या
अब की परिस्थिति में जब उत्तर प्रदेश का कुर्मी समुदाय अपने सबसे बड़े मौजूदा आइकॉन नीतीश कुमार को सत्ता से हटाए जाने के बाद अखिलेश यादव के पाले में गिरता हुआ नजर आ रहा है, तब अखिलेश यादव के सामने ये परिस्थिति भी है कि अब वो खुलकर कह सके कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य या किसी मौर्य कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की परिस्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि बगल में पड़ोस में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना चुकी है। तो क्या मौर्य कुशवाहा समुदाय भी उसी लकीर पर चलता नजर आएगा, जिस लकीर पर बड़े पैमाने पर कुर्मी समाज के वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा के गठबंधन से जुड़ते नजर आए थे? बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के दौर में 57 सीटों का नुकसान 2022 में भी झेलना पड़ा था, तब भी बहुमत आ गया था। लेकिन जब तक योगी आदित्यनाथ का चेहरा घोषित नहीं था, 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली थी। 400 के करीब सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा में है, उसमें 312 सीटें, लगभग 80% बीजेपी को मिली थी। वो संख्या 57 कम हो गई, 255 पर बीजेपी आ गई। क्या वो और नीचे जाएगा? लोकसभा चुनाव के आंकड़े और अब नीतीश कुमार को पद से हटाए जाने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में लौकुश समाज वही काम करता हुआ नजर आएगा जो कल्याण सिंह को पद से हटाए जाने के बाद राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुए विधानसभा चुनाव में करता नजर आया था? वो साल 2002 का था और अब दौर 2026-27 का है। 27 के शुरुआत में चुनाव होने हैं, लिहाजा अब अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नैरेटिव को वो सम्राट चौधरी का नाम लेकर और नीतीश कुमार को सत्ता से हटाए जाने की परिस्थितियों का उनके साथ विश्वासघात के रूप में इसका जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव की हवा को एक तरफा अपने पक्ष में मोड़ सके, लोकसभा चुनाव से ज्यादा मजबूती से मोड़ सके और कांग्रेस पार्टी के साथ अपने गठबंधन की बुनियाद को मजबूत रखते हुए दलित वोटर्स के बीच भी अपनी पैठ को बढ़ाते हुए नजर आए। बिहार में आज बहुत लोगों को उम्मीद थी कि आज अंबेडकर जयंती है, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भाजपा अपना नेता चुन रही है, तो शायद बीजेपी अपने इतिहास के पहले दलित मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करे, लेकिन वो हुआ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी परिस्थिति है जिसमें सम्राट चौधरी के बाद बिहार की सत्ता सामने आने के बाद, बिहार की सत्ता पर बीजेपी के बैठने के बाद बीजेपी अपने लिए अलग सोशल इंजीनियरिंग की बुनियाद रखेगी? साफ साफ यही दिखता है कि लौकुश समीकरण भाजपा और जदयू के बीच अब विभाजित होने की स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जदयू के साथ जिस सामाजिक समझदारी पर काम करती थी, उस सामाजिक समझदारी में एक ही चीज थी कि लौकुश, अति पिछड़ा और महादलित की राजनीति जदयू करती है और अपर कास्ट और वैश्य समाज की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। उस दायरे से बाहर निकलकर जब बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया है और नीतीश कुमार की जिद के सामने झुकते हुए बनाया है, तो एक बात तो साफ है कि बीजेपी बिहार के अंदर भी अपने कोर वोटर अपर कास्ट को कैसे साधेगी, कुर्मी समाज की नाराजगी को बिहार के विधानसभा चुनाव में कैसे देखेगी, जाति जनगणना के बाद की परिस्थितियों में किस तरह से बिहार के अंदर अपने एडजस्टमेंट की बुनियाद रखेगी। सामाजिक तौर पर एक काफी कॉम्प्लेक्स स्टेट है बिहार और उस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद एक तो आसानी से पड़ती नहीं है, आज तक पड़ी नहीं, ऊपर से मंडल की सियासत से एक कदम आगे राजनीति चली गई। तीसरी परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू का टैग मिला हुआ था, खासकर उनके पहले कार्यकाल के लिए, 5 से 10 वाले कार्यकाल के लिए, वो टैग सम्राट चौधरी के गले की फांस तो नहीं बन रहा है। ये सवाल बिहार से ज्यादा दिल्ली में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस सवाल के आगे जो बड़ी लकीर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ राजनीतिक संबंध कैसे हो। निशांत, नीतीश कुमार के बेटे, जो अब सियासत में आ चुके हैं, अब भी निशांत सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा अब तक मेरे पास तो नहीं आई है, आधिकारिक सूचना, लिहाजा पक्के तौर पर इसे नहीं कह सकते, लेकिन चर्चाओं पर यकीन करें तो यही दोनों डिप्टी सीएम की रेस में।
सवाल यह है कि आखिर कौन सी परिस्थिति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की सत्ता कम से कम फूलों की सेज नहीं बनने जा रही है, तो कई सारे सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण और भी है जिसकी चर्चा यहां जरूरी हो जाती है। यूजीसी कांड वाले विवाद के बाद नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बहुत तेजी से गिरी है। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के बीच बहुत तेजी से गिरी है। आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से शक के दायरे में रही है, संदेह के नजरिए से देखी जाती रही। और थोड़ा उससे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं समाज के दलित वर्ग के भीतर जिस प्रकार से संविधान को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां बीजेपी के साथ उन्हें जाने से रोक रही है, उन परिस्थितियों में सम्राट चौधरी कितने बड़े पुल बनते हुए नजर आएंगे, इसकी भी एक परीक्षा होनी है। और इन सारी परीक्षाओं पर सम्राट चौधरी खरे उतरते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एसेट साबित होंगे। यही स्थिति कमोबेश कही जा रही थी गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए। जब नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, 2001 का अक्टूबर महीना था, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पाटीदारों और खाम समीकरण की राजनीति वाले दायरे में नरेंद्र मोदी कहीं फिट नहीं बैठते हैं। वो कैसे फिट बैठेंगे? लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाटीदार सियासत को भी किनारे लगाया, खाम समीकरण को भी किनारे लगाया, और गुजरात में 2002 में जो सांप्रदायिकता की आंधी चली, उस आंधी के दायरे में एक अलग से हिंदू वोट बैंक का जो निर्माण किया, उस हिंदू वोट बैंक का निर्माण ही बिहार के अंदर बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती यदि बीजेपी ने पार कर ली तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में लंबे समय तक राज कर सकती है। यक्ष प्रश्न तो यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस चुनौती से पार पाएगी, क्योंकि बिहार का मिजाज उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिहार का मिजाज तो मटन मछली मुर्गा खाने वाला मिजाज है। उस मिजाज में लहसुन प्याज को भी नहीं छूने वाले लोगों की सियासत कैसे कामयाब हो सकती है? यही सवाल है। देखते हैं सम्राट चौधरी को हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं हैं, और उन्हें उनकी जो चुनौतियां हैं उस पर हम अपनी आलोचनात्मक समीक्षा के साथ समय समय पर आपके बीच आते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।